हर रात का एक अंत होता है, लेकिन कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। स्वागत है श्रापित रात में, जहां हर कहानी में छुपा है एक श्राप। आज की कहानी अंधेरी हवेली का श्राप। रात के 11:15 बजे होंगे। माधोपुर गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ थम गया। 3 परछाइयां टॉर्च की हल्की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। रवि, जीतू और निखिल, तीनों के चेहरों पर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। हवेली उनके सामने थी, पुरानी, टूटी हुई, जैसे किसी ने बरसों से उसे छुआ भी न हो। दरवाजा आधा खुला था, हवा के साथ चरमराया, जैसे खुद उन्हें बुला रहा हो। रवि ने टॉर्च उठाई और बोला, चलो देखते हैं सच्चाई क्या है। वे अंदर गए। अंधेरा घना था, हवा में सीलन थी और पुरानी दीवारों से फफूंदी की गंध आ रही थी। हर कदम पर फर्श चरमराता था, कहीं मकड़ी के जाले, कहीं टूटी कुर्सियां, कहीं फटी तस्वीरें। एक कमरे में रोशनी डाली। दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग थी, ठाकुर और एक छोटी लड़की की तस्वीर। लड़की की आंखें ऐसे बनी थी जैसे वो सीधा देख रही हो। जीतू ने धीरे से कहा, रवि चलो वापस चलते हैं। रवि मुस्कुराया, डर लग रहा है क्या? कुछ नहीं है यहाँ। इतना कहते ही पीछे से कुर्सी हिली, लकड़ी की आवाज, खर खर। तीनों पलटे, कोई नहीं था, बस दीवार पर टंगी उस तस्वीर की आंखें अब कुछ ज्यादा चमक रही थी। और तभी पायल की आवाज गूंजी, छनन छनन छनन। तीनों जमे रह गए। आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। रवि ने टॉर्च उठाई, वो ऊपर है। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर स्टेप पर लकड़ी चटकती, जैसे कोई नीचे गिरने वाला हो। ऊपर पहुंचते ही हवा ठंडी पड़ गई। कमरा सामने था, दरवाजा थोड़ा खुला। टॉर्च की किरण अंदर गई। बीच कमरे में एक पुराना झूला रखा था, जो अपने आप हिल रहा था। हवा का झोंका नहीं था, फिर भी वो झूला धीरे धीरे हिल रहा था। निखिल फुसफुसाया, रवि चलो नीचे चले। रवि ने जवाब दिया, हवा होगी, डरने की जरूरत नहीं। तभी दराम करके बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा एकदम काला। फिर किसी की आवाज, धीमी, सांसों से भरी हुई, तुम भी चले आए। बिना बुलाए तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? आवाज फिर आई और इस बार ज्यादा पास से, मैं माधवी। झूला रुक गया। हवा में ठंड बढ़ गई। फर्श पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो एक पायल थी, पुरानी, काली पड़ चुकी, लेकिन उस पर अभी भी चांदी की चमक बाकी थी। और उसी पल कमरे में किसी लड़की की फुसफुसाहट गूंजी, वो मेरी है। टॉर्च दोबारा जल उठी और सामने झूले के पास सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा छिपा हुआ, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, नीली, ठंडी और सीधी रवि को देखती हुई। जीतू चिल्लाया, रवि भाग चल, पर रवि वहीं जम गया। लड़की धीरे धीरे बोली, तुम सच्चाई जानना चाहते थे ना? रवि की आवाज सूखी हुई थी, कौन? तुम कौन हो? माधवी, जिसे उसके पिता ने जिंदा दीवार में बंद कर दिया। कमरे की दीवार से थक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से मुक्के मार रहा हो। हर आवाज के साथ दीवार से धूल गिर रही थी। उन्होंने कहा था, मैं हवेली छोड़ नहीं पाऊंगी। अब जो भी यहां आता है वो भी इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया। टॉर्च फिर बुझ गई। चिल्लाने की आवाज, दरवाजा खुलने की आवाज, सब सन्नाटा। कुछ देर बाद जीतू और निखिल किसी तरह बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा, रवि नहीं था। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली के दरवाजे पर लिखा था, अब कोई ना आए, हवेली पूरी हो चुकी है। रवि कभी नहीं मिला, लेकिन हर अमावस की रात हवेली के अंदर से टॉर्च के ऑन होने की आवाज आती है, और वही पायल, छनन छनन छनन। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन हवेली अब भी उसी सन्नाटे में थी। गांव के लोग दरवाजे तक तो गए, पर कोई अंदर नहीं गया। हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था रवि का जला हुआ मोबाइल और एक पायल, वही पायल जो पिछली रात माधवी की थी। जीतू और निखिल अब घर में थे। दोनों कांप रहे थे। रात की वो आवाजें, वो साया, वो आंखें, सब याद आते ही शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती थी। निखिल, रवि वो वापस नहीं आया।
जीतू, वो जिंदा नहीं है शायद। दोनों चुप हो गए, लेकिन फिर बाहर से आवाज आई दरवाजे पर किसी के खटखटाने की। धीरे धीरे 3 बार, थक थक थक। निखिल, कौन है? दरवाजा खोला, कोई नहीं, बस जमीन पर पड़ी एक पुरानी नोटबुक। कवर पर लिखा था ठाकुर हरनाम सिंह। रात को जीतू ने वो डायरी खोली। सभी पन्ने पुराने भूरे हो चुके थे। लिखा था, माधवी ने मेरी इज्जत मिटा दी। वो एक नौकर से प्यार करती थी। मैंने उसे हवेली की दीवार में बंद कर दिया, लेकिन उसकी चीखें अब भी गूंजती हैं। अगले पन्ने पर धब्बे थे, शायद खून के, और नीचे सिर्फ एक लाइन, जिसने भी ये डायरी पढ़ी वो हवेली का हिस्सा बन जाएगा। निखिल, ये क्या है यार? जीतू, हमें इसे वापस हवेली में रखना होगा। रात का समय था। दोनों फिर उसी रास्ते चले, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर वही ठंडी हवा, वही अंधेरा। फर्श पर सूखा खून, दीवारों पर पुरानी हथेलियों के निशान। निखिल, रवि, आवाज गूंजी, वो नहीं आएगा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी। बाल चेहरे पर झूल रहे थे और उसके पैरों में वही पायल थी जो उन्होंने सुबह बाहर पाई थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी। हर कदम पर पायल की छनन और जमीन की कराह मिलकर एक अजीब धुन बना रही थी। जीतू, हमें सिर्फ डायरी रखनी है, फिर चले जाएंगे। लड़की रुक गई, फिर बोली, वो डायरी मेरी है। उसे किसी ने पढ़ा ना होता तो अच्छा था। कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही झूला था और झूले पर बैठा था रवि। उसकी आंखें फटी हुई थी, शरीर निश्चल, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। निखिल, रवि। रवि ने धीरे से सिर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, तुम भी आ गए। फिर उसने डायरी की तरफ देखा। इसे वापस वहीं रख दो, वरना देर हो जाएगी। दीवार से वही कराहने की आवाज, जैसे किसी ने फिर मुक्का मारा हो। कमरे में हवा तेज होने लगी, दीवारें कांपने लगी। दीपक अपने आप जल उठा। माधवी का चेहरा अब साफ दिखा, आधी जली हुई त्वचा, एक आंख सफेद और मुंह से धीमी हंसी। अब तुम्हें भी यही रहना होगा। रवि खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब वैसी ही थी जैसी माधवी की, ठंडी, नीली और बिना पलक झपकाए। वो दोनों धीरे धीरे जीतू और निखिल की तरफ बढ़े। निखिल चिल्लाया, नहीं, हमें जाने दो। माधवी ने हाथ उठाया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। माधोपुर गांव में अब कोई हवेली के पास नहीं जाता था। लोग कहते थे, रात को हवेली खुद सांस लेती है, दीवारें हिलती है और किसी की फुसफुसाहट पूरे गांव में गूंजती है। 3 दिन बीत चुके थे और जीतू, निखिल, रवि तीनों गायब थे। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया, पर अंदर कुछ नहीं मिला। बस फर्श पर फैली राख और दीवार पर उभरे नए निशान। 3 हथेलियां जो अंदर से दबाई गई थी। रात के वक्त हवेली के सामने से एक बुजुर्ग गुजरा। नाम था गोकुल बाबा। वो पहले ठाकुर के नौकर थे। उन्होंने हवेली को बनते देखा था और श्राप को जन्म लेते भी। हवेली की ओर देखते हुए बोले, वो दीवारें अब भी जिंदा है। और जैसे ही ये कहा, हवेली के भीतर से एक आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो, बाबा। गोकुल कांप गए। वो जानते थे ये माधवी नहीं थी, बल्कि वो जो अब हवेली में रहता था। हराम का श्राप। रात गहराई, आसमान में बादल छा गए। हवेली के भीतर दिए अपने आप जल उठे। अंदर किसी की परछाई घूम रही थी। दीवार के भीतर से धीमी थक थक की आवाज आई। फिर आवाज, हम यहां हैं। दीवार फटी, अंदर से राख गिरी और एक सूखा हुआ हाथ बाहर निकला। राख में से धीरे धीरे एक चेहरा बना, रवि का। अब वो इंसान नहीं था। आंखें नीली, त्वचा राख जैसी। उसके पीछे निखिल और जीतू के साए दिखे। तीनों अब हवेली का हिस्सा बन चुके थे। उनकी आवाजें एक साथ गूंजने लगी, हमें दीवारों के भीतर रखा गया है। माधवी अब अकेली नहीं, अब हवेली हम हैं। गोकुल बाबा ने देखा, दीवारें सांस ले रही थी।
हर ईंट ऐसे फूली जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। और फिर उन्होंने उसे देखा। माधवी वो अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखों में कई चेहरों की झलक थी, रवि, जीतू, निखिल, सबकी। वो बोली, तुमने हमें बंद किया, अब हवेली किसी को नहीं छोड़ेगी। हवा का झोंका चला, गोकुल बाबा की लालटेन बुझ गई और उसी पल हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली की दीवार पर नया निशान था, 4 हथेलियां, और दरवाजे पर लिखा था, दीवारें अब पूरी है। उस रात गांव में किसी ने सपना देखा। सपने में हवेली के भीतर से किसी की आवाज आई, हम अब दीवारों में नहीं, तुम्हारी सांसों में है। सुबह लोगों ने देखा, गांव के हर घर की दीवार पर हल्के खून के धब्बे बने हुए थे। और जब कोई कान लगाकर सुनता तो हवा में गूंजती आवाज आती, माधवी, दीवारों के भीतर। माधोपुर अब वही गांव नहीं रहा। लोग दिन में भी हवेली की तरफ देखना बंद कर चुके थे। किसी को लगता था वो सिर्फ डर की बात है, पर सच में हवेली अब सिर्फ हवेली नहीं थी, वो अब जिंदा थी। हर दीवार, हर रास्ता, हर सन्नाटा उस हवेली की सांसों से जुड़ा हुआ था। उस रात गांव में एक नया परिवार आया। राकेश और उसकी पत्नी नेहा, जो गांव के स्कूल में नौकरी करने आए थे। किराए का घर नहीं मिला तो चौकीदार ने कहा, पुरानी हवेली के पिछवाड़े में एक छोटा कमरा है, कई साल से बंद पड़ा है, लेकिन आप चाहे तो रह सकते हैं। राकेश ने हंसते हुए कहा, हवेली अफवाहें हैं। नेहा ने सिर झुकाया। उसे उस कमरे के पास जाते ही अजीब ठंड महसूस हुई थी। रात को उन्होंने वहां अपना सामान रखा। कमरा छोटा था लेकिन साफ। दीवार पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो पर फिर मिटा दिया गया हो। बत्ती बंद हुई, हवा चलने लगी। नेहा करवट लेकर सो गई। आधी रात दरवाजे के बाहर पायल की आवाज आई, छनन छनन छनन। नेहा की आंख खुली। राकेश सो रहा था। वो उठी, दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस धुंध में खड़ी एक परछाई, सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए। नेहा ने धीरे से कहा, कौन है? आवाज आई, मैं माधवी। पर परछाई धुंध में गायब हो गई। नेहा ने सोचा सपना होगा, लेकिन अगले दिन जब उसने आईने में देखा, उसकी आंखों के नीचे नीली छाया थी और बालों में हल्का सा राख जैसा धूल। रात फिर आई। इस बार राकेश ने कहा, नेहा तुम ठीक तो हो? रात को नींद में कुछ बोल रही थी। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, धीमी, भारी और ठंडी। रात के 3 बजे हवेली की तरफ से आवाज आई, थक थक थक। दरवाजा खुला। नेहा चली गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। राकेश की आंख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं थी। वो बाहर भागा, तेज थी। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दिए जल रहे थे। कमरे में वही झूला और नेहा झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी। राकेश ने चीखकर कहा, नेहा घर चलो। उसने सिर उठाया, आंखें नीली थी। आवाज आई, नेहा नहीं, माधवी। राकेश पीछे हटा। माधवी हंसी, तुम्हें पता है मैंने कहा था मैं लौटूंगी। दीवारें कांपी, झूला हिला। पायल की आवाज हवेली में गूंज उठी। राकेश ने भागने की कोशिश की पर दरवाजा बंद हो गया। माधवी उठी, उसके पास आई। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस जमने लगी। अब मैं दीवारों में नहीं, अब मैं इस शरीर में हूं। उसने अपना चेहरा उठाया। आधा नेहा था, आधा राख सा जला हुआ चेहरा। राकेश जमीन पर गिर पड़ा। दीवार से वही पुराना चित्र गिरा, ठाकुर और माधवी का। लेकिन इस बार चित्र में ठाकुर की जगह राकेश की तस्वीर थी। सुबह गांव वाले दौड़े आए। कमरा खाली था, सिर्फ आईने पर उंगली से लिखा था, माधवी लौट आई है। और उसके बाद गांव में नेहा को किसी ने नहीं देखा। पर हर रात हवेली के पास से गुजरने वालों को किसी औरत की परछाई दिखती थी, सफेद साड़ी में, बाल हवा में उड़ते हुए, हाथ में वही पायल थामे। नेहा गायब थी।
गांव में लोग कहते थे अब हवेली की छत पर रात में एक औरत दिखती है, बाल खुले हुए, साड़ी फटी हुई और हाथ में किसी की तस्वीर लिए हुए। वो तस्वीर राकेश की थी। हर रात वो तस्वीर देखती, फिर जमीन की झांकती झांकती और फुसफुसाती, अब कोई नहीं बचेगा। गांव के पंडित ने कहा, यह आत्मा नहीं, प्रतिशोध है। इसे खत्म करने के लिए हवेली की नींव को जलाना होगा। लोग डर गए, कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। फिर सामने आया आरव, गांव का एक नौजवान, जिसका भाई निखिल उन्हीं गायब लोगों में से था। अगर हवेली ने मेरा भाई लिया है तो मैं उसे वहीं से छुड़ाऊंगा। रात का समय तय हुआ, अमावस की रात। आरव अकेला हवेली की तरफ बढ़ा। काला था और हवेली के चारों ओर हवा कांप रही थी, जैसे खुद जमीन उस पर कदम रखने से डर रही हो। हवेली के दरवाजे खुले, अंदर वही सन्नाटा, लेकिन आज हवा में एक गंध थी, जली हुई मोम और राख की। आरव बोला, माधवी, अगर तू सच में यही है तो सामने आ। दीवारों से आवाज आई, तू अपने भाई को ढूंढ रहा है? आरव कांप गया। दीवार फटी और भीतर से निखिल की परछाई उभरी, पर वो अब इंसान नहीं था। चेहरे पर दरारें, आंखें नीली और होठों से राख झर रही थी। मुझे मत छुड़ाना, हम अब हवेली का हिस्सा है। आरव ने दीवार पर दीपक फेंका, अग्नि उठी, पर दीवारें नहीं जली, बल्कि जिंदा आवाज में चीखीं, तू हमें जला नहीं सकता, हम दीवार नहीं, हम हवेली है। आरव पीछे हटा। अचानक दरवाजा बंद हुआ, सारे दीपक बुझ गए। अंधेरे में पायल की छनन गूंजी और फिर माधवी सामने आई। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था, उसकी आंखों में राख के गोले जल रहे थे। वो मुस्कुराई, तू जानना चाहता है ना श्राप क्यों है? आरव बोला, हाँ, तूने इतने लोगों को क्यों मारा? माधवी धीरे धीरे बोली, क्योंकि किसी ने मुझे जिंदा दीवार में बंद किया, मेरे साथ मेरे प्रेमी को भी। उसने आखिरी सांस में कहा था, जो तू महसूस कर रही है वो हवेली महसूस करेगी। और तब से हवेली सांस लेती है और वही दर्द दोहराती है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब इसे खत्म करना होगा। उसने जेब से कुछ निकाला, माधवी की अधूरी पायल का दूसरा हिस्सा, वो जो गांव के मंदिर में रखा था। जैसे ही उसने पायल को हवेली के फर्श पर रखा, दीवारें कांपने लगीं। माधवी चीखी, नहीं, ये मत कर। आरव ने मंत्र बोला, दीपक जलाया, आग की लपटें उठी, माधवी की परछाई बिखरने लगी। अब हवेली नहीं, मैं खत्म नहीं, मैं तेरे अंदर। उसने आखिरी चीख मारी और हवेली की दीवारें फटकर गिर गईं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली राख बन चुकी थी। दीवारें नहीं थी, बस धुआं, और राख के बीच पड़ा था आरव का मोबाइल। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक स्त्री की आवाज जो धीमे धीमे कहती थी, अब हवेली नहीं रही, पर मैं अभी भी यही हूं। रात को गांव में हर किसी ने एक जैसा सपना देखा। एक औरत खेतों के बीच खड़ी थी, सफेद साड़ी में, हाथ में पायल लिए और मुस्कुरा रही थी। कुछ श्राप खत्म नहीं होते, वो बस नया घर ढूंढ लेते हैं। हवेली राख हो गई, पर माधवी की आत्मा अब हवा में है। और शायद जब अगली बार तुम किसी सन्नाटे में पायल की आवाज सुनो तो पीछे मुड़ना मत, क्योंकि वो वही होगी श्रापित रात।